नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, उसकी बिल्कुल पहली शुरुआत की। एक ऐसा दौर जब गुलाम सुल्तान बन गए और हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश की, जिसने 1206 से 1290 तक राज किया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जो दिमाग में आता है। नाम तो है गुलाम वंश, तो क्या इसके सारे सुल्तान सच में गुलाम थे? सुनने में तो सवाल बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो थोड़ा घुमावदार है। देखिए, ज्यादातर हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन्हें गुलाम की जगह ममलूक सुल्तान कहना ज्यादा सही है। अब ये ममलूक क्या है? ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब है ऐसा गुलाम जिसके माँ बाप आजाद थे। तो समझ रहे हैं, ये कोई एक खानदान नहीं था जो राज कर रहा था, बल्कि ये टैलेंटेड तुर्क गुलामों का एक ग्रुप था जो अपनी काबिलियत के दम पर सीधे टॉप पर पहुंच गए। तो अब जब ये बेसिक बात क्लियर हो गई है, आइए देखते हैं कि आज हम इस कहानी में कहां-कहां चलेंगे। तो सबसे पहले हम मिलेंगे इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक से, फिर जानेंगे कि इल्तुतमिश को असली फाउंडर क्यों कहा जाता है। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अकेली महिला रजिया सुल्तान की कमाल की कहानी सुनेंगे। और आखिर में बलबन और इसकी मशहूर ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौह की पॉलिसी को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वंश के पहले सुल्तान, इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसने अपनी काबिलियत और वफादारी से दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रख दी। ऐबक सिर्फ एक जबरदस्त वॉरियर ही नहीं था, वो अपनी दरियादिली के लिए भी बहुत फेमस था। मतलब इतना दान देता था कि लोगों ने उसका नाम ही रख दिया लाख बख्श। सोचिए, लाखों का दान देने वाला, ये टाइटल उसकी पहचान बन गया था। ऐबक का राज था तो छोटा, पर काम बड़े गहरे थे। 1206 में उसने इस डायनेस्टी की शुरुआत की और अपनी कैपिटल बनाया लाहौर को। उसे आर्किटेक्चर का भी बड़ा शौक था। इसके सबूत हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और हाँ, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार। उसका कंस्ट्रक्शन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 4 साल बाद 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरा और उसकी अचानक मौत हो गई। ऐबक की कहानी यहीं खत्म होती है और एंट्री होती है इल्तुतमिश की। और सुनिए, कई हिस्टोरियंस ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सल्तनत को बचाया नहीं, उसे एक प्रॉपर मजबूत स्ट्रक्चर दिया। और एक बड़ी मजेदार बात है इसके बारे में, पता है इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? गुलाम का गुलाम। क्यों? अरे भाई, क्योंकि वो ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये उस टाइम की सच्चाई थी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप गुलामी से सीधे सल्तनत के सिंहासन तक पहुंच सकते थे। तो इल्तुतमिश ने ऐसा क्या किया? उसने वो काम किए जो ऐबक अपने छोटे से कार्यकाल में नहीं कर पाया। उसने सल्तनत को एक सिस्टम दिया। अपनी हुकूमत को एक तरह से लीगल बनाने के लिए बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम का टाइटल लिया। इकोनॉमी को सेट करने के लिए पहली बार प्योर अरबिक सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और शायद उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट, चंगेज खान के मंगोल हमले को अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी सूझबूझ से हिंदुस्तान की सरहदों से दूर रखा। ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी सब के बाद 1229 से दिल्ली सल्तनत सच में एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल स्टेट बन गया। अब आते हैं कहानी के एक ऐसे मोड़ पर जिसने इतिहास बना दिया। हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की, दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला सुल्तान। जरा सोचिए, उस जमाने में एक औरत का सुल्तान बनना यह किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। रजिया ने सिर्फ पर्दा नहीं छोड़ा, बल्कि मर्दों की तरह कपड़े पहने, दरबार लगाया और यह साफ साफ दिखा दिया कि राज करने के लिए जेंडर नहीं, काबिलियत चाहिए। रजिया का मकसद बिल्कुल क्लियर था, पावर सुल्तान के हाथ में होनी चाहिए, ना कि तुर्की नोबल्स के। पर बस यही बात उन सरदारों को हजम नहीं हुई। उन्हें एक औरत से ऑर्डर लेना मंजूर नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने बगावत कर दी और इसी रिबेलियन ने रजिया के राज को खत्म कर दिया। रजिया के बाद सल्तनत में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक के बाद एक कमजोर सुल्तान आए और गए। सुल्तान के पद की जो इज्जत थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। और इसी अंधेरे में, इसी केओस को खत्म करने के लिए सामने आया गयासुद्दीन बलबन, एक ऐसा नाम जो अपनी सख्त पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। तो बलबन ने इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या किया?
उसने अपनाई ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, यानी रक्त और लॉ। मैसेज बिल्कुल सीधा था, दुश्मनों और बागियों के लिए जरा भी रहम नहीं। सल्तनत में सिर्फ और सिर्फ सुल्तान का डिसिप्लिन चलेगा। उसका बस एक ही मकसद था, सुल्तान के पद की खोई हुई इज्जत और खौफ वापस लाना। अब ये इज्जत और खौफ आएगा कैसे? बलबन ने एक थ्योरी दी। उसने कहा कि सुल्तान कोई आम इंसान है ही नहीं, वो तो नियामत खुदाई है, मतलब खुदा का तोहफा, जमीन पर उसका रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी सरदार या अमीर उसकी बराबरी करने की सोच भी नहीं सकता। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने खुद को जिल्ले इलाही भी कहा, यानी खुदा की परछाई। इन बड़े बड़े टाइटल्स का एक ही मतलब था, ये बताना कि सुल्तान का ऑर्डर खुदा का ऑर्डर है, और उस पर सवाल उठाने का मतलब आप जानते हैं। अपनी इस हैसियत को दिखाने के लिए बलबन ने पर्शियन यानी ईरानी तौर तरीके शुरू किए, जैसे दरबार में सिजदा करना, मतलब जमीन पर लेटकर सलाम करना, और पाबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। उसने ईरानी त्योहार नौरोज को भी बड़े धूमधाम से मनाना शुरू किया। और हाँ, मंगोलों के लगातार खतरे को देखते हुए उसने एक डेडिकेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवाने अर्ज। तो ये थी कहानी गुलाम वंश के 4 बड़े पिलर्स की, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। सबने अपने अपने तरीके से सल्तनत को एक शक्ल दी। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं, सारे मेन पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं, यह आपके रिवीजन के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 उसने डायनेस्टी की नींव डाली और कुतुब मीनार का काम शुरू किया। फिर आए इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, वो थे असली फाउंडर, और उन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। फिर आई रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, इंडिया की पहली महिला रूलर जिसने पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। और आखिर में गयासुद्दीन बलबन 1286 से 1286। उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी और डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी उसने साबित किया कि राजा भगवान का भेजा हुआ नुमाइंदा है। हर एक का रोल इस कहानी में बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, इन ममलूक सुल्तानों की असली लेगेसी क्या है? क्या सिर्फ कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग्स और बलबन जैसी सख्त पॉलिसीज, या फिर इन सब के पीछे उन्होंने एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक चला? इस पर सोचिएगा जरूर।